हेलो दोस्तों। आज 13 दिसंबर हो गया और अपन आज का करंट अफेयर देखेंगे। तो सबसे पहले अपन कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनमें पहला है काशी विश्वनाथ धाम तैयार हो गया और प्रधानमंत्री आज इसका शिलान्यास करेंगे। और उसके बाद में अपन आगे का टॉपिक देखेंगे। भारत की हरनास संधू बनी मिस यूनिवर्स 2021। ये क्या सुर्खियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे गहराई से। उसके बाद में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, बिहार एक बार और विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है। उसके बाद में सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्या है तबलीगी जमात, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री राव जी है, राज बम्बई जो है वो क्या करेंगे, मतांतरण विरोधी विधेयक लाएंगे। इसके बारे में चर्चा करेंगे। देश में उर्वरक की किल्लत यानी कमी हो गई है और जैसे आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होना मुश्किल लग रहा है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक उसी प्रकार आगे की श्रृंखला की में अपन जल जीवन मिशन में बड़े राज्य पिछड़ गए हैं और इनमें किन राज्यों ने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है और क्या है जल जीवन मिशन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तत्पश्चात हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक, आइए दोस्तों चलते हैं। अपना पहला टॉपिक है काशी विश्वनाथ धाम तैयार हो गया है और इसका पुनर्निर्माण करवाया है प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की टीम ने, यानी हम कहें केंद्र सरकार ने इसका पुनर्निर्माण करवाया है। और पूर्ण क्रेडिट जो जाता है वो मोदी सरकार को जाता है। क्योंकि अपन विश्वनाथ धाम की बात करें, काशी विश्वनाथ धाम का इतिहास वास्तव में एक लुटेरों का इतिहास रहा है। यहाँ पर इस मंदिर को हजारों बार लूटा गया और हजारों बार हिंदू शासकों ने इसका पुनर्निर्माण कराया, लेकिन इसकी दीवारें जर्जर थी, विखंडित थी। जो कि हमारे पर्यटन को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा ये राष्ट्रीय स्मारकों को सुरक्षित करने के लिए जो प्रावधान किए गए संविधान के अंदर, ठीक उसी के तहत केंद्र सरकार के द्वारा ये कदम उठाए गए हैं। तो आइए देखते हैं काशी विश्वनाथ धाम का इतिहास क्या है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसका निर्माण की बात करें तो कहीं पर भी ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता है कि प्रॉपरली इस राजा ने ही इसका निर्माण करवाया है। लेकिन कुछ ग्रंथों से हमें ज्ञात होता है कि वेद और उपनिषद यानी पौराणिक कथाएं हैं, उनके अंदर कहा गया है कि इसका निर्माण पुरातन काल में हुआ था। हालांकि ऐसा नहीं कहा गया है कि किसी शासक ने करवाया, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य नामक एक शासक थे जिन्होंने इसका निर्माण कराया। ठीक है, ये तो उलझा हुआ विषय है, तो इसके बारे में अपन चर्चा नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो 1194 ईस्वी के अंदर इस पर पहली बार किसी मुस्लिम आक्रांता ने लूट की, यानी इसको लूटा 1194 ईस्वी में। उसका नाम था मोहम्मद गोरी। इसने लूटा इसको मंदिर को और इसको मंदिर को तोड़ा। यानी मुस्लिम आक्रांता थे, उनकी सीधी ही नीति थी कि जितने भी मंदिर, पहले मंदिर जो थे खजानों से भरे होते थे, उनको लूटना, वहाँ से जो माल इकट्ठा करके अपने देश फरार हो जाना। ठीक है, उसके बाद में 1447 के अंदर यूपी में स्थित जौनपुर के सुल्तान थे, जौनपुर के सुल्तान जिनका नाम था मोहम्मद शाह, उसने इस मंदिर को पुनः लूटा। उसके बाद में बात करें, 1585 में एक हिंदू शासक आया अकबर के काल में, जिसका नाम था टोडरमल, जिसका नाम था टोडरमल। इसने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, यानी इसने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, यानी वापस इसको बनवाया 1585 में। राजा टोडरमल अकबर के राज्य में राजस्व विभाग का प्रमुख था। ठीक है, और इसने दक्षिण के यानी तमिलनाडु के एक वास्तुकार थे जिनका नाम था पंडित नारायण, जिनकी सहायता से इसका पुनर्निर्माण करवाया। उसके बाद में एक और मुगल शासक जिसका नाम था शाहजहाँ, जिसने 1632 के अंदर पुनः इस मंदिर को तोड़वा दिया। शाहजहाँ के बाद में शाहजहाँ का पुत्र आता है जिसका नाम है औरंगजेब। शाहजहाँ ने इसको तुड़वाने का प्रयास किया, यानी कैसा प्रयास, असफल प्रयास किया। हालांकि इसको नहीं तोड़ सका, लेकिन इसने खूब रक्तपात मचाया और हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया और हजारों जो पंडित थे उनको इस्लाम कबूल करवा लिया। यानी आज भी अपन देखें, यानी वो ये गुस्सा हो गया था इस बात को कि हमें हिंदुओं ने जो है मंदिर को क्यों नहीं तोड़ने दिया। आज भी उत्तर प्रदेश के 90% जो मुस्लिम हैं वो क्या है, ब्राह्मणों के ही क्या है, वंशज है, यानी ब्राह्मण उनके क्या है, वंशज है, ध्यान रखना। ठीक है, और उसके बाद में एक मुस्लिम आक्रांता यानी शाहजहाँ का बेटा 1669 में आता है औरंगजेब। उसने एक फरमान जारी किया। फरमान में क्या लिखा कि विश्वनाथ काशी मंदिर है उसको तोड़ दिया जाए। क्यों तोड़ दिया जाए? क्योंकि औरंगजेब के काल में जो मौलवी रहते थे, मुल्ला मौलवी होते हैं, उनकी ही चलती थी, मतलब राज्यों के अंदर, मतलब वो जैसा कहते थे वैसा वहाँ के सम्राट या शासक करते थे। तो मौलवी ने कहा कि हिंदू जो काफिर होते हैं उनको क्या किया जाए, मारा जाए, काटा जाए और उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाए, इनके मंदिरों को लूटा जाए। ठीक है, तो ऐसा करके क्या किया गया, एक फरमान जारी करवाया गया, जो फरमान आज भी कलकत्ता की एशियाटिक लाइब्रेरी के अंदर सुरक्षित है। उस फरमान के अंदर लिखा गया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का जो है फरमान जारी किया था, आदेश जारी किया था किसने, औरंगजेब ने। हालांकि औरंगजेब के समकालीन एक कवि हुए जिनकी पुस्तक मिली है, जिस पुस्तक का नाम है मासिद ए आलमगिरी, और उन कवि का नाम है साकी मुस्तैद खां। उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी और उसके अंदर उन्होंने वर्णन किया है कि औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़कर इसकी जगह है ज्ञान वापी मस्जिद का निर्माण करवाया।
यानी इस मंदिर को तोड़कर क्या करवाया था, ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो कि अभी अपन चर्चा में देखते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद जो है एक सांप्रदायिक ताकि कसौटी ले चुकी है, यानी दंगे होते हैं हिंदू मुस्लिम में, तो ये क्या है, ये औरंगजेब का ही कारनामा है। और उसके बाद में क्या किया, औरंगजेब ने वही कार्य किया जो उसके बाप ने किया था, शाहजहाँ ने। ठीक है, ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया और उसके बाद में यहाँ पर औरंगजेब ने हजारों हिंदुओं को, यानी मुख्य रूप से पंडितों को निशाना बनाकर उनका धर्म परिवर्तित कराया गया। और आज भी जो 90% से अधिक मुस्लिम हैं, उनके जो पूर्वज है वो कौन है, ब्राह्मण ही है, या ध्यान रखना। ठीक है, और उसके बाद में बात करें, इस मंदिर को वापस मुगलों से मुक्त कराने के लिए हिंदू शासकों ने भी प्रयास किए। उनमें प्रमुख रूप से थे 1752 से लेकर 1780 के मध्य मराठा सरदार थे, जिसमें दत्ताजी सिंधिया का नाम आता है, और महाराव होलकर भी थे, जिन्होंने असफल प्रयास किए। ठीक है, उसके बाद में 1777 से 1780 के मध्य अहिल्याबाई, जो कि इंदौर की महारानी थी, इन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। ये काशी विश्वनाथ मंदिर है, इसका पुनर्निर्माण करवाया। उसके बाद में इन्हीं जो अहिल्याबाई, जो रानी अहिल्याबाई यानी कि समकालीन हुए थे पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह जी, जिन्होंने क्या किया था यहाँ पर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, ये पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। सोने का छत्र चढ़ाया था किसने, पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह जी ने। तो ये कहीं ना कहीं हिंदू और सिख संप्रदाय की सद्भाव का प्रतीक के रूप में इस मंदिर को देखा जाता है। उसके बाद में अपन 1809 की बात करें तो काशी के हिंदुओं ने मस्जिद पर जबरन कब्जा कर लिया। ठीक, मस्जिद क्या है, पहले मस्जिद यहाँ थी ही नहीं, यहाँ तो क्या है, हमारा मंदिर ही था। ठीक है, उसके बाद 1460 में बात करें, 1460 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वाचस्पति। उन्होंने तीर्थ चिंतामणि नामक पुस्तक लिखी और उसमें उन्होंने कहा है कि वो मंदिर जो है शिव को समर्पित था और हिंदुओं का मंदिर था, उस पर हिंदुओं का अधिकार था। ठीक है, और अब मोदी जी ने जो इसका पुनः क्या करवाया है, पुनर्निर्माण करवाया है, तो ये मोदी सरकार को क्रेडिट जाता है। और गांधी जी के सपने को भी इन्होंने साकार किया है। कैसे साकार किया गांधी जी के सपने को, जब गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन के समय देश की यात्रा कर रहे थे, तब ये काशी गए, 1902 में गए पहले तो, और उसके बाद 1916 में गए। तब गांधी जी ने पाया कि वहाँ पे क्या था, गलियाँ जो है वहाँ कचरे से भरी हुई थी, लदी हुई थी। तब गांधी जी ने कहा था, हिंद स्वराज नामक अपनी पुस्तक लिखी थी गांधी ने, उसके अंदर गांधी जी ने कहा था कि कैसे अपने स्वराज तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन एक गंदा स्वराज हमें नहीं चाहिए। गांधी ने ऐसा कहा था, लेकिन अब गांधी के जो सपने हैं वो साकार हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन आगे की चर्चा करते हैं। टॉपिक नंबर 2 है, इसमें भारत की अरनाज संधू बनी मिस यूनिवर्स 2021, यानी 2021 की जो है मिस यूनिवर्स चुनी गई है। हमारी पंजाब की, चंडीगढ़ की एक महिला है जिनका नाम है अरनाज संधू, जो कि ब्रह्मांड सुंदरी के रूप में चुनी गई है। 75 देशों की सुंदरियों में इसमें भाग लिया था और उनमें से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है इन्होंने, और 3 बार भारत ने ये खिताब जीत लिया, यानी मिस यूनिवर्स भारत में तीसरी बार ये रही है। ठीक है, पहली बार सुष्मिता सेन जो कि 1994 में रही थी, और उसके बाद में 2000 में लारा दत्ता ने ये सफलता हासिल की थी, और तीसरी बार हरनाज संधू जो है मिस यूनिवर्स बनी है, यानी जो सबसे सुंदर महिला होती है विश्व में उसको ये ताज दिया जाता है। तो ये तो होगी चर्चा, आगे बढ़ते हैं अपन। उसके बाद में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, यानी स्पेशल स्टेट का जो है दर्जा किसको चाहिए, बिहार को। बिहार में जदयू और भाजपा की गठबंधन सरकार है, नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो वहाँ के जो जदयू के नेता है वो मांग कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। आखिर विशेष राज्य का दर्जा देने से उनको क्या फायदा होगा, इसके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं। बिहार आखिर क्यों विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा है, एक राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने पर उसे क्या मिलता है, यानी क्या फायदा होता है। तो किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है तो उसे केंद्र के द्वारा जो अनुदान दिया जाता है वो अन्य राज्यों की अपेक्षा 20% अधिक दिया जाएगा, यानी अन्य राज्यों को 70% अनुदान दिया जाता है, तो विशेष राज्यों को अनुदान की सीमा कितनी होगी, 90%, यानी जो पैकेज होता है, जो आर्थिक सहायता दी जाती है उसमें वृद्धि की जाती है कहीं ना कहीं। तो केंद्र सरकार बिहार को हालांकि क्या नहीं दे रही है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है, केंद्र सरकार का तर्क है कि यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया तो सभी राज्य विशेष राज्य के दर्जे की मांग करेंगे, तो विशेष राज्य के दर्जे का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, ऐसा केंद्र सरकार का मानना है, जो कि सही भी है। क्योंकि यदि सभी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए तो ये जो सिस्टम है ये भी यही खत्म हो जाएगा, यही आरक्षण वाला सिस्टम है। ठीक है, तो कैसे मिलता है विशेष राज्य का दर्जा, किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए उसमें कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनमें पहाड़ी इलाकों जो होते हैं जहाँ पर कृषि नहीं होती है, तो उन देशों के लिए उनके सामरिक महत्व के लिए आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र या फिर भौगोलिक भिन्नता देकर वहाँ पर उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 21 के अनुच्छेद 371 के अंदर कुछ प्रावधान किए गए और उसमें भारत के कुल 11 राज्यों को क्या दिया गया है, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है।
जिनमें ये है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इनमें अधिकतर पहाड़ी राज्य हैं, जहाँ पर यातायात की समस्या है, जहाँ पर कृषि जो है पहाड़ों में नहीं होती है, उनको विशेष अनुदान दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है। उसके बाद में सऊदी अरब ने लगाया तबलीगी जमात पर प्रतिबंध, यानी सऊदी अरब जैसा मुस्लिम राष्ट्र भी क्या कर रहा है, तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा रहा है। आखिर तबलीगी जमात है क्या? तबलीगी जमात मुस्लिमों का एक क्या है, समूह है, यानी इस्लामिक जो व्यक्ति है, इस्लामिक आंदोलन जो शुरू हुए थे जिसमें इस्लाम धर्म का शुद्धिकरण हो रहा था, यानी सीधे शब्दों में समझे कि आज से 100 साल पहले मुस्लिम इलायसी कांदलवी जो थे उनका नाम था मोहम्मद इलायसी कांदलवी। ठीक है, उन्होंने 100 साल पहले क्या करवाया था, इस्लाम के शुद्धिकरण के नाम पर सुन्नी मुस्लिमों का सबसे बड़ा समूह बनाया था। उसी समूह को आज अपन क्या कहते हैं, तबलीगी जमात कहते हैं, जिसको सऊदी अरब ने आतंकी करार देते हुए इस पर बैन लगा दिया है। और तबलीगी जमात 2020 में भारत में भी चर्चा में रहा था। क्यों रहा था? क्योंकि इसमें क्या था, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की क्या की थी, अवहेलना की थी। ठीक, उन्होंने ये भी किया था कि भारत में आने का जो वीज़ा वगैरह है वो भी नहीं, परमिशन भी नहीं ली थी, यानी अवैध रूप से भारत में घुसे थे, जिसके कारण उन पर कार्रवाई हुई थी। हालांकि मुस्लिम सोसाइटी जो भारत की वो भड़क गई थी। ठीक है। उसके बाद में आगे का आप टॉपिक देखते हैं, कर्नाटक लाएगा मतांतरण विरोधी विधेयक, यानी कर्नाटक के सीएम बासवराज बोम्मई जो है वो धर्मांतरण को रोकने के लिए राज्य की विधानसभा के अंदर क्या लाएंगे, एक बिल लाएंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बासवराज बोम्मई। और राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। ठीक है, थावरचंद गहलोत 2021 में हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री राज्यपाल चुने गए हैं, बनाए गए हैं, राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, तो ये मुद्दा चर्चा में है, तो इससे संबंधित पूछा जा सकता है, इनकी जो प्रशासनिक स्थिति है, प्रशासनिक पदाधिकारी है जैसे मुख्यमंत्री है या राज्यपाल है, उनके बारे में पूछा जा सकता है विभिन्न एग्जाम्स के अंदर। उसके बाद में अपन बात करते हैं, देश में उर्वरक की किल्लत कैसे हो आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार, यानी भारत में उर्वरक की क्या हो रही है, कमी हो रही है, इसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। यानी भारत में जो उर्वरक है वो आयात, भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय के अनुसार कहा जा रहा है कि केवल 50% उर्वरक का उत्पादन ही भारत में हो पाता है, और बाकी का 50% जो उर्वरक होता है उसको विदेशों से आयात किया जाता है, या तो रॉ मटेरियल के रूप में जो कच्चा माल होता है उसके रूप में, या फिर पोटास, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है वहाँ से मंगाया जाता है, बाद में वहाँ यहाँ पर जो है इसका उत्पादन होता है। हालांकि देश में इसकी किल्लत महसूस हो रही है, मुख्यतः जो कृषि प्रधान राज्य है जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उनके अंदर ये कमी देखी जा रही है। तो इसके लिए केंद्र सरकार को प्रयास करने चाहिए। ये मुद्दा काफ़ी चर्चित विषय है। ठीक है। उसके बाद में अब देखते हैं, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें जल जीवन मिशन में बड़े राज्य पिछड़ गए हैं, यानी जल जीवन मिशन है क्या, इसके बारे में भी चर्चा। ठीक है, तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और हरियाणा, ये 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दादर नगर हवेली, इन्होंने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। यानी हर घर नल का जो लक्ष्य था 2024 तक केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा रखा गया था, वो लक्ष्य जो है पूर्ण कर लिया है। लेकिन जो बड़े राज्य हैं जैसे राजस्थान है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, हिमाचल है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, इन्होंने ये जो है पीछे पिछड़ गए हैं। इनका हो सकता है 2024 तक इनका लक्ष्य पूरा हो जाए, हालांकि ये असंभव प्रतीत हो रहा है। यानी केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने जो है 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हुए कहा था कि हम हर घर जल की व्यवस्था करेंगे, यानी हर घर नल की व्यवस्था करेंगे, यानी जीवन मिशन की शुरुआत की थी 2019 के अंदर। 2024 का जो इन्होंने लक्ष्य रखा था, 2024 तक इन्होंने क्या कहता है लक्ष्य रखा था। ठीक है, हालांकि ये अब देखो 2024 तक लक्ष्य पूर्ण होता है या नहीं होता है, लेकिन खबर ये है कि राजस्थान जैसे राज्य 29वें नंबर पर है, यानी 29वें नंबर पर केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिलाकर जो है राजस्थान आ गया है। राजस्थान की स्थिति काफ़ी खराब है, यहाँ पर जो है प्रबंधन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, या फिर केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना का जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, ये सभी समस्याएं हैं। जल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करें तो विश्व जल दिवस के रूप में 22 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है और इसको कब शुरू किया गया? तो 1993 में, यानी 1993 में इसकी शुरुआत की गई। यानी क्या मनाया जाएगा, जो है विश्व जल दिवस मनाया जाएगा। हालांकि 1992 के अंदर ब्राज़ील के एक शहर रियो डी जेनेरियो के अंदर क्या होता है, एक पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए एक क्या होता है, सबमिट होता है, यानी एक बैठक हुई थी विश्व के विभिन्न नेताओं की, जिसमें एजेंडा 21 को अपनाया गया था। और उसके अंदर कहा गया था, 1992 में कहा गया था अब क्या करना है, 22 मार्च जो है उसको जल दिवस के रूप में मनाएंगे, यानी विश्व जल दिवस को मनाया जाता है
22 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया? 1993 में मनाया गया। तो ये ध्यान रखना फैक्ट है। उसके बाद में चलते हैं अपन आगे। अपन आज क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन में संकेत महादेव सरगर ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। डीआरडीओ ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवाई संस्करण का परीक्षण किस राज्य के चांदीपुर तट पर किया? तो ये उड़ीसा के अंदर अवस्थित है। हाल ही में चर्चा में रही सोमेरु ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया से संबंधित है। डोकलाम विवाद चीन और भूटान से संबंधित है। हाल ही में यूनिसेफ का प्रमुख कौन बना है? तो यूनिसेफ का प्रमुख कौन बना है? कैथरीन रसेल, जो कि अमेरिका की निवासी है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने यानी किस राज्य के कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से आत्मनिर्भर कृषक एकीकृत विकास योजना को मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने दी है और ये 2021-22 से लागू हो जाएगी। उसके बाद में आगे का क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 12 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दिसंबर 2021 में यानी हाल ही में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो उत्तराखंड राज्य ने इसको शुरू की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिसंबर 2021 में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इससे करीब 53,000 लोगों को फायदा होगा। ये राशि डायरेक्ट बैंक ट्रांसपोर्ट यानी डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के पास पहुंच जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, दिसंबर 2021 में हैदराबाद में एक भारत श्रेष्ठ भारत पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? तो भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने इसका उद्घाटन किया और प्रदर्शनी का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया गया। उसके बाद में बात करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर, सॉरी यहाँ पर ये सीधा डॉक्टर अम्बेडकर नहीं है, और डॉक्टर अम्बेडकर नेशनल अवार्ड है, यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है डॉक्टर अम्बेडकर नेशनल अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया डॉक्टर जनक सिंह मीना को। क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने जे नारायण व्यास जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर आदिवासी मंडल की स्थापना की है। यानी आदिवासी मंडल की स्थापना कहाँ पर की है? जय नारायण व्यास जो विश्वविद्यालय वहाँ पर की है, और इसीलिए उनको जो है इस पद से सम्मानित किया गया है, जो पिछड़ों के लिए कार्य कर रहे हैं। उसके बाद में बात करते हैं तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोगन है। तो ये क्यों चर्चा में? क्योंकि इन्होंने हाल ही में एक चर्चा की, इन्होंने बताया जो लोकतांत्रिक समिट हुआ था अभी हाल ही में, डेमोक्रेटिक समिट हुआ था, यूएसए इसको लीड कर रहा था, तो इसके अंदर इन्होंने बताया था कि जो सोशल मीडिया है ये लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो इसीलिए चर्चा में तो पूछा जा सकता है। उसके बाद में एशियाई रोइंग चैंपियनशिप लाइट इवेंट्स में सिंगल स्कल्स स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये अरविंद सिंह नाम के एक व्यक्ति है, इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है, जो कि भारत के निवासी है। ठीक है, तो आज का अपना सेशन खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।